इमरान खान साहब को जब पार्टीशन के बाद हम अलग अलग हुए ना, 47 से हमारी इस नीति की नींव पर गई थी। हमारे पुरखों ने वो नींव डाल दी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जब पूरी दुनिया सोचती थी या तो उस खेमे में जाए या इस खेमे में जाए, हमने तय किया कि हम किसी खेमे में नहीं रहेंगे। कमोबेश हम उस लकीर को और पुख्ता करते गए। तो मैं समझता हूं कि जो हम जानते थे, शायद इमरान खान साहब को राजनीतिक अवसान के वक्त में वो स्मरण हुआ। दूसरा सवाल, एक पड़ोसी तो विपक्ष के नेता वहां मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को फिर तो भारत ही चले जाना चाहिए। देखिए, ये जुबान तो अपने यहाँ भी बहुत बोली जाती है। ये तो अद्भुत, मतलब इस तरह की जुबान का कोई मतलब नहीं, इस तरह की टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, सरकारें किसी की भी रही हो, बहुत पुख्ता नींव रही है, मजबूत नींव रही है। कोई भी ताकतवर मुल्क हमें आंख नहीं दिखा सकता, ये हकीकत है। अब अगर उसके बाद वहां की अपोजिशन के कोई अगर ऐसा कहते हैं, तो मैं समझता हूं ये पूरे दक्षिण एशिया में इस तरह की जुबान बहुत बोली जाने लगी कि थोड़ी असहमति हो तो आप तुरंत कहें कि फला, अपने यहाँ लोग पाकिस्तान भेजने लगते हैं। अब वहां से भी अभी सप्लाई चेन शुरू हो रहा है। तो पता नहीं, मैं सबसे पहले समझता हूं कि संजीदगी, संवेदनशीलता बेहद आवश्यक है अगर राजनीति में आप रहना चाहते हैं। दूसरा सवाल, का जो स्वतंत्र इमेज रहा है, उस बीच जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सरकार द्वारा न्यायाधीशों को आजकल बदनाम करने का नया चलन चल पड़ा है, क्या? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब हमने अपने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी की कल्पना की थी ना, तो उनके स्वतंत्र चरित्र, अस्तित्व को खूब उस पर काम किया गया था। कहीं न कहीं बीते वर्षों में ये हमने भी देखा है। कई दफा तो सदन तक में इस तरह की चर्चा होती है, और खास करके ट्रेजरी बेंच से न्यायाधीशों के बारे में, तो वो असहज करता है। मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश जी के इस बयान के बाद एक गंभीर परिचर्चा हो, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर है अलग अलग जुडिशरी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, लेजिस्लेचर का हो, उसमें ओवरलैप ना हो, ओवर रीच ना हो, और एक तारतम्य और बेहतर संतुलन बना रहे। भारत में बहुभाषीय प्रचलन है, अलग अलग भाषा बोलने की। इस बीच अमित शाह जब हिंदी की वकालत करते हैं तो सबसे पहले तमिलनाडु से रिएक्शन आता है कि 60 से 70% जो देश के लोग हैं उनकी भाषा हिंदी नहीं है। ये जो है बहुरूपता को खत्म करने की साजिश है, कोशिश। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कल भी संभवतः आपके माध्यम से मैंने ये बात कही थी कि भाषा विवाद में इस देश ने 60 का दशक हमारा उसी में गया। बहुत जले हैं हम, बहुत भुगता है इस देश ने। तब जाकर के त्रिभाषा फार्मूला आया, और भाषाओं के बीच में सहोदरा का संबंध होता है, सौतेला संबंध नहीं होता है। संभवतः माननीय गृह मंत्री जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी जो हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, वो डोमिनेंस के लैंग्वेज से नहीं हुआ है, प्रभुत्व की जुबान से नहीं हुआ है। वो नेचुरल फ्लो, नदी की धारा की तरह, चाहे वो आप पॉपुलर मीडिया, फिल्म्स, टेलीविजन, इन्होंने हिंदी को आगे किया, किसी सरकार का योगदान नहीं है। अगर उसके मध्य जब चीजें स्वतः चल रही थी, सारी भाषाएं सहोदरा के चरित्र में के स्वरूप में तब्दील हो रही थी, उस वक्त में मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री जी का ये बयान देश में किसी को भी जो हिंदी के शुभचिंतक हैं, उन्हें भी नहीं लगेगा कि हिंदी के खिलाफ अन्य भाषी खड़े हो जाए। ये कतई उचित नहीं है। सहकारी संघवाद के स्वरूप पर भी आघात है। राजनीति में और चलाने को लेकर ये सवाल महत्वपूर्ण है। जब हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि पंजाब कैबिनेट में सदस्यों का जो अनुभव है वो ना के बराबर है, ज्यादातर विधायक ऐसे चुनकर आए हैं जिनका बैकग्राउंड राजनीति रहा ही नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। राजनीति का बैकग्राउंड क्या होता है? कोई शिक्षक है, कोई किसी और पेशे में था, लोगों ने उसको चुना, वो जनप्रतिनिधि है। अगर जनता के प्रतिनिधि के बारे में आपका ये रवैया है, तो मैं समझता हूं कि पंजाब छोड़िए, हरियाणा के इस मंत्री महोदय को सबसे पहले राजनीति समझनी होगी, सार्वजनिक जीवन को समझना होगा। और अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने दल का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कुछ मोबाइल मरम्मत करने वाले लोग, कुछ ऑटो ड्राइवर, ये अशोभनीय टिप्पणियां, अश्लील कहूंगा, अशोभनीय ही नहीं, अश्लील टिप्पणियां हैं। राजनीति में इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कल की राहुल गांधी की शरद यादव जी से, और ये कहना कि जो भी आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एक मंच पर आना चाहिए,
काफी टाइम से ये बातें कही जा रही है और कल भी कही गई। देखिए, मैं लगातार इस बात का समर्थक रहा हूं और अपने दल की ओर से मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, इकट्ठा होने से पहले एक साझा कार्यक्रम आवश्यक है। देश को वैकल्पिक राजनीति अगर चाहिए, भाजपा का विकल्प चाहिए, तो वह कार्यक्रम विकल्प होगा, एक प्रगतिशील दस्तावेज, उस पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है। और हां, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के कई दल ऐसे हैं जो कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन आज वो असहज हैं, तो उनको एक साथ लाने के लिए ये चेहरा वेहरा की कहानी छोड़ करके कार्यक्रम पर बात हो, तो मैं समझता हूं कि लोग गंभीरता से लेंगे। लेकिन पार्टियों के गठजोड़ से इतर आपने बात कही है कि कार्यक्रम होना चाहिए साझा, लेकिन कार्यक्रम साझा क्या हो वो स्वरूप आज तक नहीं आया। साउथ के इशू और हैं, नॉर्थ के इशू और हैं, देखिए पार्टियां अलग नहीं, साउथ के इश्यूज और हैं, नॉर्थ के इश्यूज और हैं, लेकिन कुछ साझा इश्यूज। बेरोजगारी साउथ और नॉर्थ में जाके बदलती नहीं, ये अपने आप में सबसे, अगर हम कहें कि हमारा ब्लूप्रिंट है कि सत्ता में आने के 200 दिन के अंदर हम ये प्रोवाइड करेंगे, महंगाई, ये डुएबल्स हैं। अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना, इसमें दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर का कोई फर्क नहीं है। वो एक मनोवृत्ति जब तक हम लोग विकसित नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि ये कवायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ऑल पार्टी एक्सेस है आपका, ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लीडर मिलते हैं। देखिए, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जब तक वो साकार ना हो जाए उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो वीरभूमि पर सीबीआई ने जो कहा है, टीएमसी नेता के हत्या के बाद संगठित तौर पर होकर इस वाक्य को अंजाम दिया गया, जो काफी डरावना चित्र था वहां। देखिए, जाहिर है कि कहीं भी अगर हिंसा होती है, किसी भी प्रदेश में राजनीतिक हिंसा लोकतंत्र को लहलुहान करती, लेकिन सीबीआई के इस जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया उसके बरक्स बहुत गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो एक बार ये तो साफ होना चाहिए कि कौन कहां खड़ा होकर के क्या बोल रहा है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक नहीं बात बनेगी।